19 फरवरी के सुबह भोर में एक और जहां संगम तट पर गंगा आरती हो रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज महाकुंभ से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर झूसी के आजाद नगर में एक लॉज के बाथरूम में एक महिला चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस दौरान उसकी चीखें कोई नहीं सुन पाता है, क्योंकि कमरा अंदर से बंद होता है और साथ ही साथ उस कमरे के अंदर बाथरूम का दरवाजा भी लॉक किया जाता है। कुछ ही देर बाद इस क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है और वहां पर देखती है कि एक महिला की लाश बिखरी पड़ी हुई है, जिसे बर्बरता के साथ काट दिया गया है। पुलिस के ये क्राइम सीन देखकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसको एक ब्लाइंड मर्डर सॉल्व करना था, जिसमें ना ही कातिल का पता होता है और ना ही हत्या किस तरीके से की गई है ये पता होता है, और आखिर क्यों की गई है ये भी नहीं पता होता है। बल्कि जो लोग उसमें रुके होते हैं उसकी जानकारी भी संचालक को नहीं होती है। लेकिन आखिर कैसे गिरफ्तारी होती है महाकुंभ में एक ऐसे व्यक्ति की जो तकरीबन 4 महीनों से अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग कर रहा था, और आखिर उसने महाकुंभ को ही इस हत्या को अंजाम देने के लिए क्यों चुना। दरअसल दिल्ली में तैनात एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम है अशोक वाल्मीकि, वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगा था, और ये घटनाक्रम हाल ही के तकरीबन 1 साल के अंदर किया गया है। अशोक वाल्मीकि और उसकी पत्नी मीनाक्षी से उसे 3 संतान है, लेकिन कुछ साल पहले से उसका अफेयर किसी और महिला के साथ शुरू हो चुका था। अब ये महिला आखिर कौन थी और ये महिला महाकुंभ में कैसे पहुंची, जबकि अशोक वाल्मीकि अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर भी महाकुंभ में पहुंचा हुआ था। एक सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियो में वो कातिल जो है वो महिला के साथ घूम रहा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि वो महिला जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरा क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं जो खुद अशोक वाल्मीकि ने अपने फोन के सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड किया है। अब इसका रिजल्ट आप देखिए कि ये जो महिला आपको दिख रही है ये वही मृतका महिला है जिसका नाम मीनाक्षी है, यानी कि वो महिला जो अशोक वाल्मीकि की धर्मपत्नी है। यानी दोनों के साथ इसका वीडियो है, और उसी महाकुंभ 17 फरवरी को वो अपनी पत्नी को किसी भी तरीके से तैयार करके महाकुंभ के आने के लिए तैयार करता है। अशोक जैसे ही महाकुंभ में पहुंचता है उसके बाद उसका शातिराना दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अब उसको जरूरत थी अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए किसी ऐसे कमरे की जहां पर सुनसान इलाका हो, जहां आवाज चीखने चिल्लाने तक की कहीं पर भी ना जा सके, बाहर ना निकल सके। इसके लिए वो 18 फरवरी की तारीख को चुनता है, क्योंकि 17 फरवरी को जैसे ही पत्नी वहां पर पहुंचती है वो अपनी पत्नी को महाकुंभ घुमाता है और 18 को भी घुमाने ले जाता है। फिर उसके बाद स्नान कराने के बाद लेकर आता है झूस में ही अशोक की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जिसके परिचित 500 रुपए में उसे अपना लॉज देने के लिए तैयार होते हैं। उस लॉज में कमरा लेते हैं और कमरे के लिए उसे सिर्फ 800 रुपए देने होते हैं, और ना ही इसके लिए उसको कोई आईडी कार्ड देना होता है। यानी कि आमतौर पर अगर आप देखिए कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं होटल में या फिर कहीं पर भी कोई कमरा अगर आप लेते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है अपने पहचान पत्र की, आपके वोटर आईडी कार्ड की या फिर आधार कार्ड की, जिसके आधार पर आपको कमरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अशोक को कुछ भी नहीं देना पड़ा। रात में वो अपनी पत्नी के साथ खूब सारी बातचीत करता है। पत्नी को लगता है कि वो दोबारा से ही उससे बेहद प्यार करने लगा है। यहाँ तक कि 3 बच्चे होने के बाद से वो कभी ये तक नहीं पूछता था कि उसकी पत्नी ने खाना खाया है या फिर नहीं खाया है। लेकिन अशोक का शातिराना दिमाग तो उस वक्त उससे कुछ और ही कह रहा था। भोर होने तक का वो इंतजार करता है और उसके बाद बाथरूम में जाकर वो छुप जाता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही उसकी पत्नी बाथरूम में पहुंचती है वो अपनी पत्नी से कहता है आई एम सॉरी। उसके बाद जब तक उसकी पत्नी यानी कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, तब तक वो धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर देता है। 3-4 बार इस तरीके से वो वार करता है, जिसके बाद मौका ही नहीं लगता और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। चीखने तक की जो आवाज होती है वो उस कमरे से सही तरीके से बाहर नहीं जा पाती है, और इसी वजह से अगल बगल के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक नहीं लगती है। कुछ घंटों के बाद जब अशोक वहां से फरार हो जाता है, वो अपने आप को सही सलामत पाता है। वो समझ लेता है कि अब आगे क्या करना है। वो आगे की तैयारी करना शुरू करता है।
वो सोचता है कि आखिर अपनी पत्नी के बारे में अपने बेटों को किस तरीके से बताया जा सके। इधर दूसरी तरफ लॉज में जो संचालक होता है वो कमरे की ओर पहुंचता है और वो देखता है जो क्राइम सीन, वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वहां से खून की धारा बाहर निकल रही होती है। वो तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, वो उसके बाद वो देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर वो इस केस को सॉल्व कैसे करें। इधर अशोक अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने तुरंत अपने बेटों को फोन घुमाया और कहने लगा कि तुम्हारी मम्मी कहीं खो गई है, मैं उनको ही खोजने में लगा हुआ हूँ। यहाँ तक कि वो ये कहता है कि मैं खोया पाया विभाग भी गया था, उस केंद्र पर भी गया था, वहां से सूचना दी, माइक पर अनाउंसमेंट भी करवा रहा हूँ, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब उसका बेटा, जिसका नाम होता है अश्विनी, वो अपने छोटे भाई के साथ तुरंत दिल्ली से रवाना होता है और पहुंच जाता है महाकुंभ। इसके बाद वो अपने मामा को भी वहां पर बुला लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई हुई है, क्योंकि बेटे को पहले ही भनक लग चुकी थी कि पिता का किसी और के साथ अफेयर है और उसकी दिन ब दिन अपनी पत्नी और उसकी माँ के साथ जो स्थिति है वो खराब हो चुकी थी। यानी पति पत्नी के खराब रिश्ते के बारे में पहले से ही उनके बेटों को पता था। बेटे होशियार थे, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ महाकुंभ पहुंचने की ठान रखी थी। पहुंचे वो। उसके बाद महाकुंभ में कुछ जगहों पर वो अपनी माँ को खोजते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं थाने पर, वो जाकर रिपोर्ट देते हैं कि उनकी माँ नहीं मिल रही है। फोटो भी दिखाते हैं अपनी माँ की। दोनों ही थानों में बेटों को सूचना मिलती है कि कोई एक मृतिका है जो झूसी में मिली है, उसकी लाश बरामद हुई है। अगर आप चाहें तो संबंधित थाने में जाकर पूछ सकते हैं। थाने से ऐसो बताते हैं कि आखिर वो कौन महिला है, आखिर उसका पहनावा किस तरीके का था। फिर जो बेटा होता है अश्विनी, उसे तुरंत ही भनक लग जाती है। वो अपनी जेब से फोटो निकालकर थानेदार को दिखाता है कि देखिए ये मेरी माँ है। जैसे ही थानेदार ने देखा, उसे लगा कि ये वही लोग हैं, ये रिश्तेदार हैं, जो मृतका महिला मिली है उसके रिश्तेदार हैं। तो वो ऐसा जो होता है वो आखिर पूछता है कि आखिर तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो बताता है कि वो मेरी माँ को कुंभ लेकर आए थे, और लेकिन माँ तो इस हाल में मिली है। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि आखिर फिर पिता कहाँ पर फरार है। पिता को किसी तरीके से अश्विनी अपने जाल में फंसाकर वहां पर बुला लेता है। जैसे ही उसका पिता वहां पहुंचता है, उसे पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद किसी तरीके से जब पूछताछ की जाती है तो उसका पिता, मृतिका का पति अशोक वाल्मीकि, अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है और बताता है कि किसी और महिला के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को मार डाला। मार ही नहीं डाला बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के सुलझाने के बाद वहां पर जो लोग थे, यानी कि महाकुंभ में जैसे जैसे ये खबर पहुंचती है, जिस हिसाब से लोगों को पता चलता है, वो लोग भी अलर्ट होने लगते हैं कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर हुई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 4 महीने पहले से ही अशोक वाल्मीकि ने अपने पत्नी को मारने की प्लानिंग क्यों बना रखी थी। यहाँ तक कि वो हरिद्वार तक लेकर गया था 2 महीने पहले अपनी पत्नी को, लेकिन हरिद्वार में होटल संचालक ने उसे सीधे तौर पर यह बोला कि अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो हम आपको कमरा किराए पर नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अशोक को लगा कि अगर मैं अपनी पत्नी की हत्या इसी होटल में किसी कमरे में करता हूं तो मेरी आईडी कार्ड की वजह से मैं पकड़ा जा सकता हूं। लेकिन वो महाकुंभ में बिना आईडी कार्ड दिखाए, बिना वोटर आईडी कार्ड दिखाए लॉज में कमरा बुक कर लेता है और वहां पर भी लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो कहते हैं ना कि गलत करने वालों के साथ गलत होता ही है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है उनकी पोल नहीं खुलेगी, लेकिन वक्त के साथ उनकी पोल खुल जाती है उनके बाद, और फिर उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी और चारा नहीं मिलता और कुछ समय उनके पास नहीं मिलता। लेकिन इस घटना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।